ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रसायन पाद का रसायन अध्याय का द्वितीय पाद, जो कि प्राणकामी है। रसायन पादम व्याख्या शाम है प्राणकामी है रसायन पाद, जिसमें सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे नैमित्तिक रसायन का। नैमित्तिक रसायन डलहन ने बताया है, तो ये लिख लें। नैमित्तिक रसायन डलहन ने बताया है, और काफी सारे नैमित्तिक रसायन बताए हैं। नैमित्तिक रसायन यानी जो किसी रोग की चिकित्सा हेतु जो बताए जाते हैं, जो दिए जाते हैं रोग की चिकित्सा हेतु, कोई प्रयोजन हो रहता है उनके पीछे, उनके देने के पीछे कोई प्रयोजन रहता है, वो नैमित्तिक रसायन कहलाते हैं। और भी काफी सारे रसायन होते हैं, जैसे अजस्रिक रसायन होते हैं जो प्रतिदिन प्रयोगार्थ होते हैं। अजस्रिक रसायन। काम्य रसायन होते हैं। काम्य रसायन आयु मेधा बल वर्ण कर जो होते हैं, काम्य रसायन होते हैं। अजस्रिक रसायन, काम्य रसायन और नैमित्तिक रसायन। नैमित्तिक रसायन में कुछ हम द्रव्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हृदय रोग के बारे में बताया है, डलहन ने बताया नैमित्तिक रसायन के बारे में। तो हृदय रोग में अर्जुन और शालपर्णी, हृदय रोग में अर्जुन और शालपर्णी के बारे में बताया है। हृदय रोग में अर्जुन नॉर्मली दिया जाता ही है, शालपर्णी भी इंपॉर्टेंट है। और फिर है प्रमेय। प्रमेय में निशा और आमल की, निशा आमल की कषाय, ये दिया जाता है प्रमेय में। काफी अच्छा फॉर्मुलेशन है। और फिर आता है पांडु। पांडु में लोह बताया है, रसायन लोह। अनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें लोह दिया जाता है। तो पांडु में लोह। राज्यक्षमा में, नेक्स्ट है राज्यक्षमा। राज्यक्षमा में नागबला, नागबला रसायन दिया जाता है राज्यक्षमा में। ठीक है। शतक्षीण में, अगर वो शतक्षीण हो रखा है, राज्यक्षमा हो रखा है, तो उसमें नागबला रसायन देते हैं। फिर शीत पित्त, हरिद्राखंड। काफी सारे पेशेंट को अगर उनको स्किन प्रॉब्लम है, जो पित्त है जो उछलता रहता है उनका, अर्टिकेरिया हो जाता है, तो उसमें फिर हरिद्राखंड देते हैं शीत पित्त में। नेक्स्ट है श्वास में। श्वास में भल्लातक देते हैं। भल्लातक कफ का नाशक होता है, मेन होता है, तो इसी वजह से इसको इसमें भल्लातक देते हैं। फिर मेदो रोग। मेदो रोग में हरितकी और गुगलू। हरितकी क्या करती है, रुक्षता पैदा करती है, उष्ण होती है, तो मेदो रोग में मेद का नाश करती है। और गुगलू भी लाइपोलाइटिक एजेंट की तरह काम करती है, इसी वजह से हरितकी और गुगलू मेदो रोग में यूज की जाती है। नैमित्तिक रसायन बताए जा रहे हैं। और फिर बात आती है कुष्ठ। कुष्ठ में तुवरक, यानी इसे चाल मोगरा भी बोलते हैं, चाल मोगरा, तुवरक और खदीर, खदीरारिष्ट, काफी अच्छा प्रयोग किया जाता है कुष्ठ में। और नेक्स्ट बताया जा रहा है आमवात। कुछ लिख लिया। नेक्स्ट आमवात। आमवात में यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस में अमृता यानी गुडुचि और भल्लातक काफी अच्छे योग हैं। ये अमृता और कुष्ठ में भल्लातक। जो था खदिर, कुष्ठ में खदिर रसायन था या खदीरा था? रसायन ही होगा ना? नहीं, ओनली खदीर, ओनली खदिर खदीर। रसायन है ना? मैं तो एग्जांपल दे रहा था कि खदीरारिष्ट देते हैं नॉर्मली। हाँ वो इनके, हाँ वो हाँ दे सकते हैं, बाकी ये खदिर रसायन होगा इसमें, है ना? हाँ हाँ, खदीर रसायन है। तुगरक और खदिर रसायन। हाँ हाँ। ठीक। तुवरक को चाल मोगरा भी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें मानस रोग में आमवात लिख लिया। आमवात में हम्म। अमृता और भल्लातक। अमृता यानी गुडुचि और भल्लातक यानी भल्लातक तो है ही। और मानस रोग में मेद्य रसायन देंगे। मेद्य रसायन जो मेधा को, मेधा की वृद्धि करें, मेद्य रसायन देंगे, जैसे शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, ये सब कुछ। ठीक है। और कोई सा भी मानस रोग हो, हम्म, कोई सा भी मानस रोग हो। हाँ, मानस रोग, अपसमार, उन्माद, अपसमार, और कोई सा भी मानस रोग हो, मेनली रसायन है। ठीक कंपवात। है। हाँ, कंपवात। और फिर इसमें मेनली बता ही दिए, नैमित्तिक रसायन हो गया, अजस्रिक रसायन जो प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, और काम्य रसायन जो आयु मेधा बल वर्ण कर होते हैं, वो काम्य रसायन कहलाते हैं। अब बात आती है नैमित्तिक लिख चैप्टर। दिया, उसके बाद क्या था? नैमित्तिक के बाद
नैमित्तिक के बाद था अजस्रिक रसायन। अजस्रिक रसायन जो प्रतिदिन प्रयोगार्थ होते हैं। और फिर इसमें काम्य जैसे रसायन, डेली यूज, उसके बाद काम में काम्य रसायन जो आयु मेधा बल वर्ण कर। ये आयु मेधा बलवाड़कर है। हाँ। और क्या था अगला? अजस्रिक और काम में नैमित्तिक। हाँ, और बाकी ये रसायन अध्याय में जो वाजीकरण, वाजीकारक रसायन होते हैं वो काम्य रसायन हो गए। काश्यप ने ओनली रसायन का वर्णन किया है, वाजीकरण अध्याय का वर्णन नहीं किया, ये नोट डाउन कर लो। काश्यप ने ओनली रसायन का वर्णन किया है, वाजीकरण का वर्णन नहीं किया काश्यप ने। अब अब अध्याय अध्याय पे आते हैं अपने। प्राण कामीय रसायन पाद व्याख्या श्याम है। इसमें सबसे पहले रसायन सेवन की फलश्रुति बता रखी है। इसमें जो सेकंड लाइन में वै स्थापना, जो फर्स्ट नंबर श्लोक का है, इसमें वै स्थापनम लिखा गया है, मिला? वै स्थापनम। सेकंड नंबर श्लोक। नहीं नहीं, श्लोक फर्स्ट नंबर जो श्लोक का दिया हुआ है उसमें सेकंड लाइन में वै स्थापनम हाँ, और निद्रा वैसे स्थापना। हाँ, वै स्थापनम हम्म। निद्रा तंद्रा श्रम कलम, निद्रा तंद्रा श्रम कलम आलस्य दौर्बल्य उपहरम। यानी निद्रा तंद्रा आलस्य कलम दौर्बल्य, इन हम्म। सबको हरने वाला होता है हम्म। रसायन। और ये इंपॉर्टेंट है इसमें, अनिल कफ पित्त साम्यकरम, यानी जो त्रिदोष होते हैं उनको साम्य कर, यानी उनको समान करता है। अगर उनमें दुष्टि आ रखी है, उनमें इम्बैलेंस आ रखा है, तो उनमें साम्य कर होता है जो वो रसायन होता है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, अनिल पित्त का साम्य क्रम। अनिल कफ पित्त साम्यकरम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ओके। फिर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लाइन जो है, इसमें जो लास्ट लाइन दिख रही है इसमें, अनेन चवनादयो महर्षय। अनेन चवनादयो महर्षय, रसायन के सेवन से जो चवनादि जो महर्षि हैं, चौनादि मत। उन्होंने काफी सारा लाभ उठाया इनसे। उन्होंने तब इनके सेवन से काफी सारी तपस्या की। ठीक है, चवनादि महर्षि हजारों साल तक उन्होंने जिए वो, और उनका जो शरीर है वो स्थिर रहा। और इसमें लास्ट लाइन देखी जा रही है, इसमें सुप्रसन्न बल वर्ण इंद्रिय, जो बल वर्ण इंद्रिय है वो सुप्रसन्न हो जाएंगी। सर्वत्र प्रतिहत पराक्रमा कलेश साहस्य, कलेश को सहन करने वाला और पराक्रमी हो जाएगा वो, रसायन का सेवन करेगा। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? इसमें इंपॉर्टेंट एक तो वै स्थापन करता है रसायन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अनिल कफ पित्त साम्यकरम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अनेन चवनादयो महर्षय, ठीक है, पुनर्वताम पुनर्नारीणाम चेष्टताम वो भुवै, यानी जो चवनादि महर्षि हैं उन्होंने वापिस अपनी यौवन अवस्था को पा लिया था। ठीक है, जो च्यवनप्राश खाया था चवनादि महर्षि। यहाँ से फिर एक दो इसमें तीन तीन क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। हाँ, और फिर ग्राम्य आहार जन्य विकार बताए गए हैं। ग्राम्य आहार, इसमें इसमें मेनली हमें कौन से रोगों के बारे में मिलेगा? उदर उदर रोगों के बारे में, अनाह, ग्रहणी, भोजन भोजन से जो रोग होते हैं, अग्निमांद से और विषम आसन से जो रोग होते हैं, उन सब बुक का में दिया वर्णन है क्या हमें है? नहीं, लिखा नहीं हुआ इसमें, बुक इसमें में। लिख दो चाहे आप। उदर अनाह ग्रहणी, ये थोड़ा पढ़ोगे आप तो इसमें इसमें मिल जाएगा। उदर अनाह ग्रहणी जो भी रोग है ना, अब्डोमिनल डिसऑर्डर्स मेनली, उदर अनाह ग्रहणी, भोजन अग्निमांद, भोजन से जो अग्निमांद हुआ है, विषम आसन जो अब हम करते हैं, तो ये ग्राम्य आहारजन्य विकार हो जाते हैं इनसे। इनसे ग्राम्य आहारजन्य विकार आखिर होते क्या क्या है, तो वो देखते हैं। तो इसमें इसमें जो फिफ्थ नंबर लाइन है श्लोका में, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, शुक्रम न प्रवर्तते, ये इंपॉर्टेंट है, शुक्रम न प्रवर्तते स्वयं उपत्य ओज है स कौन एवं सा भूतो। फिफ्थ नंबर का? फिफ्थ नंबर लाइन में, शुक्रम फिफ्थ नंबर लाइन में शुक्रम न प्रवर्तते मिला।
फिफ्थ नंबर लाइन में, शुक्रम न प्रवर्तते शयम उपत्य ओज है, यानी जो ग्राम्य आहार सेवन करेंगे उनसे विकार हो जाएगा, शुक्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, शुक्र नहीं बनेगा। और शयम अपत्य ओज है, शुक्र नहीं बनेगा तो सर्व धातु सार जो ओज है वो भी नहीं बनेगा, ठीक है, ओज का क्षय हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। स एवं भूतो गलायती सीदती, गलानी होगी, ठीक है, निद्रा ये भी आलस्य वो नॉर्मल है ही, ठीक है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट वही कौन सा है? शुक्र में प्रवर्तते प्लस छह मुपत्ते क्षय ओझा। उपत्य ओज है। हाँ और बस शुक्र ये, में प्रवर्तते। हाँ। ठीक। फिर इसमें आमलक घृत बता रखा है। आमलक घृत में एक आड़क घी, इसमें आमलक घृत में एक आड़क घी को उत्तम भूमि में जो उत्पन्न जो आमलक है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इसमें ना, इसमें एक पात्र लेंगे, स्वर्ण राजते और मात्रिक, यानी स्वर्ण रजत और मिट्टी का पात्र। इसमें श्लोका की फोर्थ लाइन में आपको मिलेगा ये, स्वर्ण रजत मात्रिक मिला। जब जब आंवले जो है वो पूर्ण रसवीर्य युक्त हो जाएंगे ना, तो इनका आंवलों का 4 आढ़क जो स्वरस है, और जो जो घृत है, जो उत्तम भूमि से में जो उत्पन्न हुआ है, एक आढ़क घी को उत्तम भूमि में उत्पन्न, एक आढ़क घी को उत्तम भूमि में जो उत्पन्न हुआ है, जो पूर्ण रस वीर्य युक्त है, अमल की, ठीक है, उसके स्वरस से 4 आढ़क स्वरस लिया, और 1/4 आढ़क गदय पूर्णा के कल्क डालकर उसको पकाते हैं, ठीक है, आया समझ। जो घृत भी ले लिया, आमल की भी ले लिया, ठीक है, जो पूर्ण रसवीर्य युक्त है, उसको पहले गदय पूर्णा, यानी जो पुनर्नवा है, उसके कल्क के साथ पकाया उसको, ठीक है, पुनर्नवा के कल्क से पकाया। फिर क्या करते हैं, विदारी स्वरस और जीवंती का कल्क डालकर पकाया, ठीक है, और फिर घृत को 4 आढ़क, फिर जो घृत मिला हमें इन सब से, जीवंती और विदारी स्वरस से पकाया। पहले हमने पुनर्नवा के कल्क से पकाया घृत आमलक को, ठीक है, आमलक के स्वरस को। 4 आड़क आमलक का स्वरस और 4 आड़क घृत लेके फिर उसका उसमें नहीं नहीं, एक पुनर्नवा का। एक एक आढ़क घृत, एक आढ़क घृत लिया, इसमें तो ठीक है, चार एक आड़क आढ़क लिखा है घृत इसमें, लिया। उसके बाद घृत के 4 आड़क। हम्म, हाँ हाँ, फिर घृत में हमारे पास 4 आढ़क बचा ना। नहीं नहीं, जैसे एक आढ़क घी ले लिया, ठीक है, और 4 आढ़क स्वरस लिया अमलकी का, ठीक है, और ठीक। फिर जो 1/4 आढ़क हमने पुनर्नवा का कल्क लिया। पहले 1 आड़क घृत प्लस 4 आड़क वो लेके आम्ल की स्वरस लेके और 1/4 आड़क इनका पुनर्नवा का कल्क लेके पका लेंगे। हाँ, फिर क्या करेंगे, पुनर्नवा के ठीक। कल्क से पकाया पहले, फिर विदारी स्वरस, ठीक है, हम्म। और जीवंती का कल्क, विदारी स्वरस 4 आढ़क और जीवंती का कल्क जो है वो 1/4 आढ़क, ठीक है, पहले हमने आंवले के स्वरस के साथ और पुनर्नवा के कल्क के साथ, ठीक है, आंवले का स्वरस और पुनर्नवा का कल्क, और घृत, फिर हमने घृत को विदारी स्वरस और जीवंती के कल्क के साथ, ठीक है, उसके बाद पकाया। जो बचा था उसको हाँ पकाने के हाँ, बाद जो जो उसके बचा बाद था। जो हमें घृत मिला उसके साथ पकाया, हम्म। ठीक है। फिर ठीक। इसको अगर फिर हम इसको 100 बार या फिर 1000 बार घृत को सिद्ध कर, एक इसको ना 100 बार और 1000 बार इसी विधि से, फिर ना, फिर और भी, फिर दोबारा तीसरी विधि से पका रहे हैं इसको। 2 विधि हमें पता चल गई, एक तो अमल की स्वरस के साथ और पुनर्नवा के कल के साथ, ठीक है, और फिर हम्म। विदारी स्वरस और जीवंती के कल के साथ। अब हम तीसरी विधि से पका रहे हैं, 4 आढ़क वारियार के साथ और कक हैया के क्वाथ के साथ, और 1/4 आढ़क शतावर का कल्क डालकर। ये नोट डाउन कर लो ना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा।
आ रहा है क्या समझ? ये कंफ्यूजिंग हो उसी गया? घृत को पकाने के लिए बोल रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, 3 विधियों से तो अभी पका रहे हैं आप घृत को, 3 विधियों से। हाँ, मतलब फिर प्रोसेस इसको पूरा मतलब नहीं हुआ कि है, कंटिन्यू चल रहा है। हम्म, हाँ प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ था, कंटिन्यूएशन में आगे चल रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ, हम इसको ना ये सिद्ध करते रहेंगे, इन 100 बारी और 1000 बारी इन 3 विधियों से सिद्ध करेंगे इस गृत को। ठीक है। और अभी फिर मुझे लगा 3 टाइप से, मतलब एक टाइप से तो बना लिया, आप दूसरे टाइप से बना रहे हैं। हाँ हाँ, फिर ऐसा फिर ना ऐसा तो नहीं घृत, है ना कि एक टाइप से यहाँ तक तो एक टाइप से बना लिया? नहीं नहीं नहीं, इन तीनों टाइप से ये मतलब सारे कि कंटिन्यूएस। क्रम से पहले इन 3 विधियों से बनाया, फिर वापिस से फिर वापिस से शुरू कर दिया फर्स्ट से। ठीक है, आया समझ? तो नेक्स्ट इसमें फिर क्या करेंगे, इसको सिद्ध कर लिया गृत को, फिर क्या करेंगे, एक चतुर्थांश घी और मधु मिलाकर, मतलब कि घी और मधु जो हमें मिला घृत सिद्ध, जो सिद्ध मिला उसमें चतुर्थांश घी और मधु और मिला रहे हैं। ठीक है। और फिर घृत चुपड़े स्वर्ण रजत और मिट्टी के पात्र में रख लेते हैं उसको। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, कुट्टी प्रावेशिक की विधि से इसका सेवन करेंगे। कुट्टी प्रावेशिक विधि से सेवन करेंगे तो त्रिवर्ष प्रयोगाद वर्ष शतम वयो अजरम तिष्ठति, जो श्लोका की जो 4th नंबर श्लोका है उसकी लास्ट सेकंड लाइन में देखेंगे, अस्य त्रिवर्ष प्रयोगाद, अगर हम इसका त्रिवर्ष तक प्रयोग करते हैं तो आयु जो है वो वर्ष शत और बिना बुढ़ापे के, ठीक है, 100 वर्ष तक वो जीता है और बिना बुढ़ापे के जीता है। ठीक है। और अजरम फिर तिष्ठति, बिना बुढ़ापे बुढ़ापे के रहता है। और फिर इसमें प्रशस्ति दे रखी है इसकी तो लास्ट ये लाइन में। इम्पोर्टेंट है क्या, अच्छा 3 वर्ष? हाँ, ये त्रिवर्ष प्रयोगाद वर्ष शतम वयो एजरम, जरा नहीं आएगी उसको, बुढ़ापा नहीं आएगा, और तिष्ठति। फिर इसकी प्रशस्ति दे रखी है, अप्रतिहत गति स्त्रीषु अपत्यवान भवती थी, लास्ट लाइन में श्लोका नंबर 4 की, अप्रतिहत गति यानी स्त्रीषु अप्रतिहत गति, यानी जो स्त्रियां हैं उनके पास जो स्त्री उपभोग में जो संभोग के लिए अप्रतिहत गति से स्त्री पुत्र उत्पत्ति के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, मतलब अपत्यवान भवती, पुत्र उत्पत्ति के लिए, ये मतलब इम्पोर्टेंट सुदृढ़ हो जाएगा इस रसायन के सेवन से, उसके पास पावर आ जाएगी। आया है। समझ? ओके। हम्म। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ना आया ना, आ समझ? गया, बिल्कुल आ गया। आ गया क्या? ये 100% आ गया। प्रशस्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है, अप्रतिहत गति स्त्रीषु अपत्यवान भवती थी, इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि भाई आमला घृत कौन से घृत का रेफरेंस है, अप्रतिहत गति स्त्रीषु। फिर इसमें इसकी श्लोका नंबर 5 पे आ जाते हैं फटाफट से। बृहत शरीरम गिरिसार सारम स्थिर इंद्रिय च अति बलेन्द्रिय च, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, प्रशस्ति है इसकी। बृहत शरीरम जो है वो बहुत ही मतलब बड़े शरीर वाला हो जाता है, बृहत शरीरम गिरी सार सारम, गिरी सार सारम जो पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह, गिरी की तरह एक दृढ़ हो जाता है, सार सारम। ठीक है। स्थिर इंद्रिय, उसकी इंद्रियां जो है वो स्थिर हो जाती हैं, और च अति बलेन्द्रिय, और इंद्रियों में बहुत ज्यादा बल आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी प्रशस्ति। फिर नेक्स्ट आम्लक अवले, आम्लक अवले की बात करें तो प्रशस्ति, हम्म, प्रशस्ति मीन्स क्या है? प्रशस्ति मीन्स इसका जो यूज है मेनली, आइडियल यूज। प्रशस्ति, हाँ इसका जो लाभ है, लाभ इससे क्या मेन मिलता आइडियल है, यूज जो। इससे क्या मिलता है हमें, बेनिफिट क्या होता है, उसे ही हम प्रशस्ति बोलते हैं। फिर आम्लक अवले की बात आती है, आम्लक अवले, आम्लक अवले में आम्लक सहस्रम, श्लोका में देखेंगे आम्लक सहस्रम, आंवले 1000 लेंगे, पीपली सह पीपली सहस्र संप्रयुक्तम, पीपली भी 1000 लेंगे, और इसमें तरुण पलाश क्षार ओदक, तरुण पलाश क्षार ओदक लेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ तक, तरुण पलाश क्षार ओदक उत्तरम तिष्ठेत।
फिर इसमें नेक्स्ट लाइन में चतुर्गुणाभ्याम मधुसर्पीभ्याम, यानी चतुर्गुण मधुसर्पी लेंगे इसमें, ठीक है, चौगुना वजन में। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, चतुर्गुणाभ्याम मधुसर्पीभ्याम, ये इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि भाई कितने अमाउंट में डाला है, कितनी आम्ल कवले में कितने अमाउंट में आम्लक डाला था, कितने अमाउंट में पिपली डाली है, ठीक है। तो ये श्लोका की लाइन दे देंगे, पिपली सहस्र संप्रयुक्तम प्लास, इसमें शार कौन सा यूज हो रहा है, प्लास तरुण प्लास शार यूज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसको ना एक घृत घृत से चुपड़ा हुआ जो घड़ा होता है ना, उसको उसके अंदर डाल देंगे इसको, जो भी हमने बनाया, ठीक है। जो भी हमने चतुर्गुण मधुसर्पी लिया, आमलक सहस्र लिया, पिपली सहस्र लिया, पलाश शार लिया, ठीक है, इन सबको मिक्स करके हम एक घृत से चुपड़े हुए घड़े में डाल देंगे, घड़े को एक गड्ढे में डाल देंगे, ठीक है। और फिर 6 मास बाद षण मासान स्थापियेद अंतर्भूमो, इसमें श्लोका की थर्ड लाइन में घृत भाजनस्तम षण मासान स्थापियेद अंतर्भूमो, ये इंपॉर्टेंट है। षण मास, कितने मास तक, पूछ लिया जाता है कितने मास तक आम्लक अवलेय को रखा जाता है, षण मास, चतुर्थ मास, ऐसे पूछ लिया जाता है। षण मासान स्थापियेद अंतर्भूमो, फिर हम षण मास के बाद यानी 6 मास के बाद इसको निकालकर प्रातःकाल इसको ले सकते हैं, जठराग्नि के बल के अनुसार लेंगे, इसकी कोई अमाउंट निर्धारित नहीं की गई। और फिर आता है नेक्स्ट आम्लक चूर्ण। आम्लक चूर्ण इसमें 1 आढ़क चूर्ण लेंगे आम्लक का, और 1000 आंवले का स्वरस, और 21 दिन तक उसको, जो आंवले का स्वरस है, और 1 आढ़क आंवले का चूर्ण, 1 आढ़क आंवले का चूर्ण और 1000 आंवलों का स्वरस, दोनों को एक पात्र में डाल के छोड़ देंगे 21 दिन तक, ठीक है। और इसमें श्लोका नंबर इसकी जो 8th की सेकंड लाइन में अष्टभाग पीपलिकम, अष्टभाग पीपली लेंगे, 8 गुना पीपली लेंगे, और शर्करा चूर्ण चतुर्भाग, 4 गुना शर्करा लेंगे, और घृत भाजनस्त प्रावृषि, ठीक है। और घृत भाजन मतलब कि जो घृत भाजित जो घड़ा है उसमें लेपित घड़ा, हाँ दृढ़ पात्र में रख देंगे, और वर्षा ऋतु में उस पात्र को राख के ढेर में दबा देंगे, ठीक है। वर्षा ऋतु इंपॉर्टेंट है इसमें, वर्षा काल व्यतीत हो जाने के बाद उस राख की ढेर से उस पात्र को निकालकर फिर जठराग्नि के बल के अनुसार उसको लेंगे। फिर और विडंगा इसमें अवले क्या आ जाता इम्पोर्टेंट था, शर्करा चूर्ण। है। इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो अष्टभाग पीपलिकम, इसमें पीपली कितनी अमाउंट में ले रहे हैं, और 21 दिन तक इसको पड़ा रहने दे रहे हैं, 21 दिन तक जो है आम्लक चूर्ण और आम्लक स्वरस, ठीक है। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट है शर्करा चतुर्गुण, शर्करा चूर्ण जो कितने है दिन वो तक, चतुर्गुण ले रहे हैं 21 इसमें। दिन? और फिर इसको राख के ढेर में दबा रहे हैं वर्षा ऋतु में। तद वर्षा अंते सातम्य पथ्याशी प्रयोजित, मतलब कि वर्षा ऋतु में दबा दिया, और वर्षा के अंत में, वर्षा ऋतु होने के बाद उस गड्ढे को निकाल लेंगे, और उससे जो भी हमें मिला आम्लक अगले आम्लक चूर्ण जो मिला है उसको यूज करेंगे जठराग्नि के बल के अनुसार। फिर विडंगावले आ जाता है। विडंगावले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 1:1 ले रखे हैं अमाउंट में। वाई विडंग भी 1 आढ़क ले रहे हैं, और पीपली का जो महीन चूर्ण है वो भी 1 आढ़क ले रहे हैं इसमें, तो 1:1 इसमें पूछ लिया जाता है कि काफी सारे क्वेश्चन क्वेश्चंस है। में ऐसे भी, क्वेश्चंस में क्वांटिटी पूछी क्या, एक आढ़क आधे आढ़क क्या है? हाँ, ये भी पूछ लेते हैं, आढ़क की अमाउंट पता होनी चाहिए पहले, तो वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो
नहीं अभी तो वो तो इसमें ठीक है आड़क की, मतलब यूं पूछा है क्या किसी में कि वाई विडन का कितना आड़क लेंगे, एक आड़क लेंगे, दो आड़क लेंगे, ऐसी क्वांटिटी। हाँ, एक पल लेंगे, एक आड़क लेंगे, ये भी पूछ लेते हैं। जैसे यूं पूछ ले कि आमलक चूर्ण में, या फिर ये पहला वाला लिए थे ना, इसमें हाँ, हाँ। आमलक घृत में हम्म। कितने आड़क घी लेते हैं, ऐसे पूछा हाँ है कहीं क्वेश्चन। हाँ, पूछ लेते हैं। मेनली श्लोका की लाइन दे देंगे। हम्म। अष्टभाग जैसे आमलक अवले में आमलक कितना ले रहे हैं, आमलक सहस्रम, आमलक आमलक शतम, ऐसे कुछ पूछ लेंगे। पीपलीस, ये पूरी लाइन दे देंगे। इसमें शार कौन सा यूज हो रहा है, पलाश शार यूज हो रहा है। बाकी इतना इतना भी डिटेल में नहीं पूछते। आजकल तो मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ये पीजीटी में। हम्म। और फिर विडंगावले में इसमें एक क्वेश्चन देखा था कि रेशियो पूछ लिया था कि विडंग और पीपली का रेशियो कितना है। इसमें 1:1 है। अच्छा। एक आड़क वाई विडंग ले रखा है इसमें, और एक आड़क पीपली, पीपर का चूर्ण। ठीक है, इसमें ज्यादा इतना वो नहीं है। और फिर नेक्स्ट, अपर आम्लक अवले। अपर आम्लक अवले में जो जो परिपक्व वीर्य वाला जो आंवला है, सहस्र सहस्र आद्र पलाश द्रोणे, जो आंवलक आंवलक लेंगे सहस्र। ठीक है, यथोक्त गुणा नाम, उक्त गुण जो वीर्य वीर्य गुण संपन्न है, आम्ल का नाम सहस्त्रम आद्र, सहस्र मतलब 1000, और आद्र पलाश द्रोणी, इसमें पलाश द्रोणी का यूज किया गया है। ठीक है, नोकदार पलाश द्रोणी, पलाश के काष्ठ से बनी हुई द्रोणी में रख देते हैं इसको, और फिर ढक्कन लगाकर उसको ढक देते हैं। और फिर उसके चारों तरफ है ना आंच जला देंगे। ठीक है, और फिर जो है, जिससे कि जो भाप है ना, बाहर बाहर ना निकले। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर बीज जो आंवले जो है वो उबल जाएंगे। ठीक है, और फिर जो आंवले से जो गूठली है वो निकाल देंगे, फिर आंवले आंवले को क्रश कर लेंगे। ठीक है, एक कपड़ा लगा के, एक बर्तन ले लिया, एक डोंगा ले लिया, उसके ऊपर कपड़ा लगा के उस आंवले को पूरा ऐसे पीस देंगे। जो आंवले का जो फाइबर्स जो है वो ऊपर रह जाएंगे, और जो पेस्ट टाइप से है वो नीचे आ जाएगा। समझा, समझे? कुल्ला के फाइबर से बाहर निकलना है। हाँ हाँ, फिर क्या करेंगे कि फिर इसमें एक आड़क पीपरी चूर्ण और एक आड़क वायविडंग चूर्ण, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अ, ठीक है, और फिर इसमें इस पूरे श्लोका में कौन क्या इंपॉर्टेंट, पूरे श्लोका में 10 भाई नंबर वाला। सहस्र आद्र पल, इसमें सहस्र ले रहे हैं आमलक, और पलाश द्रोणी में रखा जाता है इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लस नागबला रसायन। नागबला रसायन में जंगल, इसमें प्लस श्लोका यूनि की वाला इसमें कहाँ पे है श्लोक में, पलाश द्रोणी, जो कहाँ पे है? ये फर्स्ट लाइन में ही है। यथोक्त गुणा नाम आम्ल का नाम, यथोक्त गुणा नाम आम्ल का नाम, हम्म। सहस्त्र आद्र पलाश अच्छा, द्रोण्य। मिला? सहस्त्रार्ध प्लस सारे एक में। ठीक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट नागबला रसायन की बात की जाए। नागबला रसायन में जो फर्स्ट लाइन है, धनवनी कुशातीर्णे, यानी जंगल प्रदेश में जहां कुश उपजे हों। ठीक है, धनवनी धनवनी कुशातीर्णे, धनवनी से मतलब जंगल देश बताया जा रहा है। धनवनी कुशातीर्णे। ठीक है, कुश, जहाँ पे कुश उपजे हों। ठीक है, जहाँ की फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट है, धनवनी कुशातीर्णे, जंगल देश बताया जा रहा है। नागबला रसायन जंगल देश से लेना चाहिए, नागबला जो है। ठीक है, और फिर इसको ग्रहण करने की जो ऋतु है वो कौन सी होगी। इसमें श्लोका की फोर्थ लाइन में, तपसी तपस्ये व मासे, तपसी तपस्ये व मासे शुचि। मिला? श्लोका की फोर्थ लाइन में, तपसी तपस्ये मिल व गया, मिल मासे। गया, मिला? मिल गया। मिला? तपसी तपस्ये से माघ और फाल्गुन बताया गया है, यानी शिशिर ऋतु में।
तपस्वी तपस्ये से माघ फाल्गुन यानी शिशिर ऋतु। तपस्वी तपस्ये, ये पूछ लिया जाता है। तपस्वी तपस्ये वा मासे, इस ऋतु में इसका ग्रहण किया जाता है। तपस्वी तपस्ये, ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है। तपस्वी तपस्ये वा मासे यानी शिशिर ऋतु। और शुचि से, स्वच्छता से युक्त होना चाहिए, उस नागबला को ग्रहण करेंगे। ठीक है। और फिर बताया जा रहा है इसमें नेक्स्ट लाइन में, तपस्वी तपस्या वाली जो लाइन है उससे नेक्स्ट श्लोका की लाइन में, सुप्रक्षालितम तेषाम सुप्रक्षालितम त्वक पीड़म आम्र 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 मात्र अक्षमात्र, यानी कितनी मात्रा में हम इसका ग्रहण करेंगे, या तो आम्र मात्र यानी एक पल की मात्रा मिला। सुप्रक्षालितम त्वक पीड़म, सुप्रक्षालित त्वक पीड़म आम्र मात्र अक्षमात्र यानी एक पल की मात्रा आम्र मात्र में इस नागबला रसायन का ग्रहण करेंगे। फिर नागबला को ना शतशीण में वाघभट ने, नागबला को शतशीण में वाघभट ने एकल औषधि के रूप में बताया है। नागबला को ये नोट कर सकते हो, शतशीण में वाघभट ने एकल औषधि के रूप में बताया है नागबला को। फिर 19 बलादि रसायन बताए गए हैं। और नागबला रसायन अगर पच जाए उसके बाद है ना अग्नि और साठी चावल का भात लेंगे। नागबला रसायन पचने के बाद अग्नि और साठी चावल का भात लेंगे। पचने के बाद अग्नि और साठी चावल का अगहनी मतलब ये चावल की टाइप है, अगनी। अच्छा, अगहनी और साठी चावल। ठीक है। और फिर 19 बलादि रसायन बताए गए हैं। बला अति बला, बला अति बला चंदन अगरू, बला अति बला चंदन अगरू धव तिनीश खदीर शिशंपा, धव तिनीश खदीर शिशंपा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सारे हैं क्या? स्वरसा, ये पूरे 19 बलादि रसायन इंपॉर्टेंट है। और इसमें ओनली शीशंपा असन स्वरसा तक, असन को विजय शार भी बोलते हैं, असन को विजय शार भी बोलते हैं। और शीशंपा असन स्वरसा और पुनर्नवा अंतश्च औषधेय, ये टोटल 19 भी नहीं हुए, आप नोट कर सकते हो, 19 नहीं हुए ये टोटल, ये असन स्वरसा तक 9 है, 9 है ये रसायन। और फिर पुनर्नवा अंतश्च औषधेय, पुनर्नवा जो महाकषाय बताया गया है, ये वह स्थापन महाकषाय, पुनर्नवा अंतश्च औषधेय, जो वह स्थापन महाकषाय है ना, हाँ, जो वह स्थापन महाकषाय हो गया पुनर्नवादि। ठीक है। और 9 ये हो गए बलादि जो रसायन है। ठीक है। तो ये टोटल 19 हो गए। महाकषाय का वर्णन हमें चरक सूत्र स्थान 4 में मिलेगा और श्लोक का नंबर 50 है। ये 50 में वह स्थापन महाकषाय मिलेगा। फिर इसमें भलातक शीर के बारे में, इसमें पूरा इम्पोर्टेंट है क्या? श्लोक की एक आध लाइन कहीं पे आई है इसमें स्वरस विधि बता रखी है, स्वरस विधि इंपॉर्टेंट है। ये 19 बलादि रसायन तो याद रखनी है, और इसमें विधि कौन सी यूज हो रही है, स्वरस, इन सबका स्वरस ले रहे हैं हम, सरस्वत प्रयोजयत। हाँ, स्वरस विधि, स्वरस्वत प्रयोजयम मृदित पूतम, इन स्वरस चूर्ण आढ़क, यानी इन द्रव्यों का अगर ताजा स्वर नहीं मिलता तो एक आढ़क प्रमाण द्रव्य का चूर्णम आढ़कम उदकस्य, एक आढ़क चूर्ण ले सकते हैं। अगर इनका स्वरस नहीं मिल रहा तो एक आढ़क चूर्ण और एक आढ़कम उदक, यानी इनका जो उदक है जल में डालकर जो, ठीक है। और अहोरात्र स्थितम, उदक में यानी जल में, अहोरात्र रात्रि में, जो रात्रि तक पूरी रात्रि उसको पूरी रात उसको पानी में छोड़ दिया, और फिर उसका जो पानी ले रहे हैं यानी फान टाइप से,
आया समझ? ठीक है, अगर स्वरस नहीं मिल रहा तो हम चूरन ले लेंगे, या फिर जो रात्रि भर रखा हुआ जो पानी है, औषधि में रखा हुआ पानी है, वो ले सकते हैं। ठीक है, ये रसायन हो गए 19 बलादी रसायन। तो कुछ कुछ क्लियर हो रही है बातें? इनके सबके नाम रटने जरूरी है? से हम्म, पूछा है क्या कहीं पे भी कि 19 रसायन कोई नाम दे दीजिए, पूछा है कि इसमें से कौन सा 19 रसायन में आता है? हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वही थोड़ा सा तो मतलब बार बार ही रीडिंग दोगे ना, तब थोड़ा सा और याद हो ही जाएगा। बाकी शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो। बलाति बला, बलाति बला चंदन अगरू, ये याद भी हो सकता है। बलाति बला, बलाति बला चंदन अगरू, हम्म। धवतिनीश, चंदन अगरू, थोड़ा सा धवतिनीश। थोड़ा ये सा रिवीजन कर ले तो फिर हाँ हाँ, ऑप्शन थोड़ा सा देख के रिवीजन करना, क्लिक कर फिर सकते हैं। क्वेश्चनिंग करेंगे ना, क्वेश्चनिंग में थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा बहुत। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, Q&A सेशन भी होगा। ठीक है, और फिर आते हैं अपना भलातक शीर पे। भलातक शीर में भलातक कौन सा लेंगे? ओके। श्लोका की फर्स्ट लाइन में देखोगे, फर्स्ट लाइन में पक्व जंबव प्रकाशानी, पक्व जंबू के समान बताया गया है। बलातक अगर पक्व जंबू के समान है तभी हम उसका ग्रहण करेंगे। और फिर बताया गया है सुचौ शुक्रो, शुक्रे, ये इंपॉर्टेंट है। पक्व जंबो प्रकाशानी सुचौ शुक्रे व मासे, शुचे शुक्रे व मासे, यानी किससे लिया गया है? ज्येष्ठ, सुचो से ज्येष्ठ, और शुक्रे से आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़, शुचो से ज्येष्ठ, शुक्रे से आषाढ़, यानी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में हम उसका ग्रहण करेंगे। और यव पल्ले माश पल्ले व निथापियत, यव पल में और या फिर माश पल्ले, इसको यव या फिर माश का जो धान होता है उसमें छुपा के रख देंगे। ठीक है, और चतुर्मास स्थितानी, 4 मास तक स्थित रखेंगे। और सहसी सहस्य, यानी हेमंत ऋतु में, ये इंपॉर्टेंट है, चतुर्मास स्थितानी और सहसी सहस्य, यानी हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में हम इसका प्रयोग करेंगे, सहसी सहस्य। आया समझ? पक्व जंबू ओके, प्रकाशानी यहाँ शुचे तक तो शुक्रे वा, इम्पोर्टेंट है। हाँ, पक्व जंबू प्रकाशानी शुचौ शुक्रे वा मासे, यानी ग्रीष्म ऋतु में इसका ग्रहण कर रहे हैं। और हेमंत ग्रीष्म ऋतु में लेकर और मास पल्ले, यव पल्ले मास पल्ले में रख देते हैं। और फिर चतुर्मास बाद, 4 मास बाद, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के 4 मास बाद हेमंत ऋतु आ जाती है। हेमंत ऋतु में हम इसका प्रयोग करेंगे। और प्रयोग कैसे करेंगे? ओके। प्रयोग कैसे करेंगे? 10 भल्ला तक, ये श्लोका की 1 2 3 4 5 5th लाइन में 10 भल्लातकान्य नीचे से त्रिशतम प्रयोज्यानी, यानी पहले 10 भल्लातक लेंगे, ठीक है, फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे, और फिर 30 तक बढ़ाएंगे। 10 बलात्कान्य त्रिशतम प्रयोज्यानी, 10 बलातक लेकर फिर एक एक बढ़ाएंगे 30 तक, और फिर 30 से घटाते हुए 10 तक आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे कितने भलातक का सेवन करेंगे? ये नेक्स्ट लाइन में सहस्त्र परय एव भलातक प्रयोग है। सहस्त्र परय यानी 1000 भलातक का प्रयोग करेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर इसमें फिर इसमें बताया गया है सुश्रुत संहिता में, ये नोट डाउन कर लो, सुश्रुत संहिता में 1 भल्लातक से 70 भल्लातक तक का सेवन बताया गया है। 1 भल्लातक से बढ़ाते हुए 70 भल्लातक का सेवन बताया गया है सुश्रुत संहिता में। और इसमें कितना टाइम लगता है? 35 डेज। इसमें कितने कितने बढ़ाते हैं? 5 5 बढ़ाते हैं। 1 भल्लातक से शुरू करेंगे और फिर 5 5 बढ़ाते जाएंगे, और फिर 70 भल्लातक तक लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर चरक में तो बताया गया है 10 बल्ला तक लेंगे, फिर एक एक फिर बढ़ाएंगे। घटाना इनको भी 5 5 करके ही घटाना है इसको, जब 70 70 तक खा लेंगे तो। हाँ, ये थोड़ा सा अभी, ठीक। च- चरक में एक एक बता रखा है नहीं। ये ये मैं थोड़ा सा अभी, हाँ,
चरक में इसमें 10, एक पहले दिन 10, अगले दिन 11, दूसरे दिन बाद उसके अगले दिन फिर 13, फिर 14 ऐसे करके, है हाँ ना? हाँ हाँ। फिर वाघभट ने 8 बल्ला तक से शुरू कर कर और 40 बल्ला तक सेवन करवाए। और चरक में कितने दिन लग जाते हैं? 55 डेज लग जाते हैं इस प्रोसीजर को होने में। 55 वाघभट ने डेज। कितने से कहा है? वाघभट ने 8 से करके? 8 बल्ला तक से शुरू करके 40 हम्म, बल्ला तक। हम्म। तो ये पर डे इसमें कितना इंक्रीज करता है इनका? 8? मतलब इसमें 3-3 बिलावे बढ़ाते जाएंगे, फिर 4 वाघभट दिन। ने कितना पर डे बढ़ाने के लिए बोला है? वाघभट ने 3-3 बिलावे बढ़ाएंगे 4 दिन तक, फिर डाउन आते जाएंगे। फिर 8 से 4 दिन तक कितने बढ़ाएंगे? मेनली अभी 3-3 बिलावे। मतलब 3 बला तक? हाँ। अच्छा जी। इसमें ये पर डे इसमें 3 बढ़ाएंगे तो एक दिन 8, अगले दिन कितने हो गए? 8 प्लस 8 3 11, 11 और 3 14, और 14 और 3 17। हम्म फिर ऐसे घटाना ही है इसको। कितने हो रहे हैं अपने पास? मीन्स ये है कि जैसे 8 बला तक से शुरू करा अपनों ने, ठीक है, फिर 40 बला तक आ गए अपन, फिर 40 बला तक से फिर से ठीक है, घटाते 40 हो जाएंगे। रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 40 हो रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, 40 हो रहे हैं, इसमें घटाना नहीं है। बस 3 3 हाँ बढ़ाओगे ना तो तीसरे दिन चौथे दिन 40 हो जा रहा है इसमें। हाँ हाँ, 4th डे तक। हाँ। और फिर डेली ये इसमें 3 3 बढ़ाना है ना? पूरा टोटल कितने दिन तक चलेगा? ये 49 डेज लग जाएंगे इसको। 49 डेज। और फिर बलातक शोधर के किसमें? बारे में बताया जाए क्या? एनी डाउट? किसमें 49 डेज लगेंगे, सुश्रुत वाले में, चरक वाले में? सुश्रुत वाले में 35 डेज, चरक में एक 55, सेकंड। चरक में 55, सुश्रुत में 35 है। 35, और वाघभट में 49 डेज लग रहे हैं। आया? बलातक शोद्र। हाँ जी। बलातक शोद्र, बलातक शोद्र में आप रेशियो लिख लो एक बारी। स्वरस रेशियो, मधु रेशियो, घृत। 1:8:2। स्वरस मधु घृत, इन तीनों का रेशियो लेंगे तो 1:8:2, यानी मधु 8 गुना एक और दिन घृत 2 गुना लेंगे, और स्वरस जो है वो 1 गुना, 1 रहेगा, ठीक है, एक एक आठ। दिन 182। हाँ 1:8:2। इसमें लिखा गया है ना, श्लोका की 3rd लाइन देखोगे तो आप तद तम अष्ट भाग मधु संप्रयुक्तम, श्लोका की 3rd लाइन में, 14 नंबर श्लोका की 3rd लाइन में, तम अष्ट भाग नेक्स्ट बार मधु संप्रयुक्तम द्विगुण घृतम अश्नियात, द्विगुणम घृतम अश्नियात, और स्वरसम, स्वरस है कुंभम प्रपद्येत, मतलब स्वरस लेंगे एक, एक भाग, ठीक है। बलातक शोद्र कैसे निकालेंगे? ये जो पताल यंत्र विधि नहीं होती, पताल यंत्र विधि में हम्म। एक घड़ा ऊपर रख लिया, एक घड़ा नीचे रख लिया, फिर अपन अग्नि जला देते हैं, फिर वो स्वेदन से पूरा जो पूरी जो वाष्प है उससे जो घृत है, जो जो भी तेल है शोद्र है, वो ऊपर की ओर आ जाता है, ऊपर वाले घड़े में ऊपर वाले घड़े में आ जाता है पूरा। इकट्ठा हो जाए। हाँ पूरा इकट्ठा हो, ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले में तो बलातक रखते हैं, और नीचे वाले में, जो नीचे वाला घड़ा होता है ना उसमें, तो जैसे उसमें ऊपर वाला घड़ा है उसमें बलातक रख दिए, ठीक है, और फिर उस घड़े के नीचे एक छन्नी से लगा देंगे, ठीक है, और नीचे एक ठीक, कपड़ा लगा। गड्ढे में एक घड़ा रख देंगे, ठीक है, और बाहर से अग्नि जलाएंगे, फिर जो जलाएंगे, फिर वो जो पानी स्वेद वगैरह है उससे जो तेल है वो हम्म। नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1:8:2 स्वरस मधु घृत बलातक शोध। फिर बलातक तेल बता रखा है। बलातक तेल भी ये मतलब पताल यंत्र विधि से तेल निष्कासन होता है, ये भी वैसे ही है, ठीक है।
इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है बलातक तैल पात्रम सपयस्कम मधुकेन कलकेन अक्षमात्रेण शतपाकम, यानी एक आडक तेल, एक आडक दूध और एक कर्श मुलेठी, सपयस्कम, पय मतलब कि दूध, भलातक तेल, ठीक है, तेल, एक आडक तेल, एक आडक दूध, एक कर्श मुलेठी, मधुकेन कलकेन, दूध चार आरक है इसमें। ठीक है, तेल पाक विधि से पकाते हैं इसको। दूध चार आड़क बता रखे हैं। हम्म। दूध चार दूध, आड़क बता हाँ रखे हैं, हाँ, 4। हाँ हाँ हाँ, 4 आडक, ये मतलब श्लोका की लाइन वन इंपॉर्टेंट है। फोर वन सपयस्कम मधुकेन, मुलेठी का यूज किया जा रहा है। कलकेन अक्षमात्रेण, अक्षमात्र यानी एक कर्ष, शतपाकम, 100 बार पका रहे हैं इसको, भलातक तेल को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर नेक्स्ट बात की जाए, बलातक के 10 योग बताए गए हैं। बलातक शीर, सर्पी, इनमें से मतलब ये सारे याद करने हैं, पर इसमें एक चीज नहीं है, ये नोट डाउन कर लें, भलातक यवागु नहीं बताया गया इसमें, ठीक है। भलातक सर्पी बताया गया है, भलातक शोद्र बताया गया है, भलातक गुड़ बताया गया है, भलातक यूष बताया गया है, भलातक तैल, पलल, पलल यानी तिल का कल्क, पलल यानी तिल का कल्क, भलातक सक्तु, भलातक लवण, भलातक तर्पण, ओनली भलातक यवागु नहीं बताया, बाकी सारी चीज बताई है, शीर सर्पी फिर शोद्र। तो 11 हो जाएंगे। हाँ, यवागु नहीं बताया ना। फिर तो 11 हो जाएंगे। 11, हाँ हाँ, बलातक के 10 योग बताए हैं, यवागु नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट है, यवागु नहीं बताया, बलातक यवागु। तो ये अगर वागू क्वेश्चन कल में आ के गया 11 हो भला, जाएंगे ना? क्वेश्चन आ जाएगा ना, जैसे इनमें से कौन सा योग बताया नहीं गया, बलातक के 10 योग में से, बलातक शीर, अच्छा अच्छा। बलातक यवागु, बलातक सर्पी, बलातक शोद्र, इनमें से कौन सा योग नहीं बताया, तो बलातक यवागु। फिर ठीक ठीक। बलातक के गुण बताए गए हैं, जहाँ तक बलात्कानी ये वागू तीक्ष्णानी। नहीं बताया अभी। हाँ, बलातक यवागु नहीं बताया। फिर इसमें बलातक के गुण बताए गए हैं, बलात्कानी तीक्ष्णानी, बलातक तीक्ष्ण होता है, और पाकिन्य, पाक, पाक उत्पन्न करने वाला होता है, और अग्नि समानी च, अग्नि के समान होता है, भवत भवंते अमृत कल्पानी, मतलब अमृत के समान हम इसका यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बलात्कानी तीक्ष्णानी, पाकिन्य अग्नि समानी च, बलात्कानी तीक्ष्णानी, पाकिन्य अग्नि समानी च, भवंते अमृत कल्पानी। पूरी लाइन इम्पोर्टेंट। ओनली ये दिस बलात्कानी तीक्ष्णानी पाकिन्य अग्नि समानी च, इतनी, और फिर ये ठीक। अमृत कल्पानी, अमृत के समान इसका यूज किया जाता है, मेनली पूरा ही हो गया फिर। अमृत के समान तो बहुत कुछ यूज किया जाता है आयुर्वेद में। अ, पर ये मतलब डेफिनेशन है इसकी। फिर मेनली पित्त प्रकृति में यूज नहीं करते इसका, और कफ प्रकृति जो है उसमें यूज करते हैं बलातक का, क्योंकि तीक्ष्ण होता है। हम्म। फिर बलातक के विशेष गुण बताए गए हैं, कफजो न स रोगो अस्ति, ऐसा कोई कफज रोग नहीं है, कफजो न स रोगो अस्ति, न विबंधो अस्ति कफचन, कश्चन, न ऐसा कफ जनित जो रोग है, और न ऐसा कोई विबंध है जो भलातक ठीक नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा श्लोका इंपॉर्टेंट है। कफजो न से रोगो अस्ति, न विबंधो अस्ति कश्चन, ऐसा कोई कफज रोग नहीं है, ऐसा कोई विबंध नहीं है जो बलातक ठीक नहीं कर सकता। यन न भलातकम हन्यात चिग्रम मेधा अग्नि वर्धनम इति भलातक विधि, मेधा अग्नि को वर्धन करेगा, और इन सबको शीघ्र ही हन हन करेगा, हंति करेगा, हन्यात शीघ्रम मतलब कि खत्म करेगा। और फिर लास्ट में फिर से रसायन की प्रशस्ति बताई गई है। इसमें इस अध्याय में टोटल हमने 37 योग पढ़े हैं, 37 प्राण कामीय रसायन पाद में हमने 37 योग पढ़े हैं, और प्रीवियस जो अध्याय अध्याय था उसमें हमने 6 योग पढ़े थे। प्रीवियस अध्याय अभ्यामल की रसायन पाद, उसमें हमने 6 योग पढ़े थे। इसमें अब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। रसायन की प्रशस्ति में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर श्लोका,
तस्माद आयु प्रकर्षार्थम प्राण कामयी सुखार्थी भी। तस्माद आयु प्रकर्षार्थम, तस्माद आयु प्रकर्षार्थम अर्थम प्राण कामयी सुखार्थी भी। ठीक है, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। हाँ इतना सा लाइन इंपॉर्टेंट है। तस्माद आयु प्रकर्षार्थम यानी जो जिससे आयु जो आयु के अभिलाषी हैं, प्राण के अभिलाषी हैं, सुख के अभिलाषी हैं, उनको रसायन का सेवन करना चाहिए, रसायन की प्रशस्ति। आयु प्रकर्षार्थम प्राण कामयी सुखार्थी। तो ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आज हमने काफी लेट कर दिया, काफी लंबी वीडियो बन चुकी है आज की। काफी लंबा लेक्चर रहा आज का। तो कोई नहीं, अच्छा रहा। तो कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। और कोई कुछ भी बहुत डाउट रहे हैं, कुछ भी डाउट रहे हैं तो हम क्वेश्चनिंग में, क्यू एंड सेशन में, या फिर एक डाउट सेशन भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। ओके, ओके भाई, ओके। ओके, कल मिलते हैं।